रिएक्शन मैकेनिज्म, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आगे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे जैसे कि हाइड्रोकार्बन या फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, तो सब चैप्टर में हमें रिएक्शंस की कुछ नॉलेज की ज़रूरत होगी जो मैं आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके बीच में जो भी मैकेनिज्म होता है उसका स्टडी करेंगे कि रिएक्शन में क्या होता है, कैसे बॉन्ड टूटता है, कैसे बॉन्ड बनता है और कैसे एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो होता क्या है, रिएक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। रिएक्शन एक स्टेप में हो सकता है या रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो सकता है, जिसके बारे में सब लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पहले से पढ़ा होगा। तो मैं पहले से देखो कुछ चीज़ें बता देता हूँ। रिएक्शन क्या हो सकता है, वन स्टेप रिएक्शन, रिएक्शन एक स्टेप में हो सकता है। अगर रिएक्शन एक स्टेप में होता है तो उसको हम लोग बोलते दिस इज एलिमेंटरी रिएक्शन, दिस इज एलिमेंटरी रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन में कभी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में होगा तो रिएक्टेंट से सीधा क्या बनेगा, प्रोडक्ट, तो बीच में कुछ भी नहीं बनेगा। तो इस रिएक्शन में याद रखना है कि आपको क्या होता है, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, क्योंकि रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गया है तो जहां पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है ये। अब वो ऐसे रिएक्टेंट में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, मॉलिक्यूलरिटी आप लोगों को पता होगा। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, जो कोफिशिएंट्स होते हैं रिएक्टेंट के वही मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलरिटी मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही रिएक्शन का ऑर्डर होता है। तो ऐसे रिएक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर आर सेम। तो ऐसे रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। अगर हम लोग इसको ग्राफ का टर्म में समझना चाहे तो देखो आपके पास एक ग्राफ क्या होता है, ये सब आप लोगों को पता होगा केमिकल काइनेटिक्स का टर्म है, बस मैं आप लोगों को पहले रिवाइज करवा रहा हूं। तो इधर साइड क्या होता है आपके पास, एनर्जी, और इधर आपके पास क्या होगा, टाइम। टाइम का मतलब क्या होगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि कैसे रिएक्शन का प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये आपके पास होगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो देखो होता क्या है इसमें कि पहले एनर्जी इंक्रीज करता है और फिर बाद में एनर्जी डिक्रीज करता है। एनर्जी इंक्रीज को करता है, देखो किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है और फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए एनर्जी पहले इंक्रीज करेगा और फिर जब बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो एनर्जी क्या होगा आपके पास, रिलीज होगा। तो इसलिए पहले एनर्जी बढ़ेगा फिर एनर्जी डिक्रीज होगा। ये जो पॉइंट होता है ये इंडिकेट करता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये जो पॉइंट होता है ये इंडिकेट करता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और ये जो टॉप का पॉइंट है हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो यहां से क्या होता है, ट्रांजिशन स्टार्ट होता है। मींस यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग डोमिनेट करता है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन डोमिनेट करता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ। तो इसलिए क्या लगेगा आपका ट्रांजिशन स्टेट। अगर रिएक्शन वन स्टेप में होता है तो ये बात याद रखना है कि इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा वन स्टेप रिएक्शन जहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों को ये भी पता होगा, ये जो होता है दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। सबको पता होगा ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है। एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होता है रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है उतना स्लो होता है। तो इसको कई बार हम लोग बोलते हैं ये आपके पास क्या लाता है, एनर्जी बैरियर। तो किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना ही पड़ता है। तो जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा तो उतना ही क्या होगा, स्लो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है। तो ये होगा वन स्टेप रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अब हम लोग इसमें देखते हैं आपका 2 और मोर स्टेप रिएक्शन। अगर रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में होगा तो इसमें हमेशा बनेगा एक इंटरमीडिएट। अगर रिएक्शन 2 स्टेप में होगा तो एक इंटरमीडिएट बनेगा। अगर रिएक्शन 3 स्टेप में होगा
तो 2 इंटरमीडिएट बनेगा। अगर रिएक्शन 4 स्टेप में होगा तो 3 इंटरमीडिएट बनेगा। तो जितने भी नंबर ऑफ स्टेप होंगे हमेशा उससे एक कम इंटरमीडिएट बनेगा। तो क्या होगा, पहले लिख लेते हैं। तो क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट जो होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेप। अगर रिएक्शन एक स्टेप में होगा तो 0 इंटरमीडिएट। तो जितने भी नंबर ऑफ स्टेप होते हैं इसमें से हमें 1 को माइनस करना होता है। और अगर पूछा जाए नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट तो क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, नंबर ऑफ TS मींस ट्रांजिशन स्टेट। तो ये किसके इक्वल होता है, जो होता है नंबर ऑफ स्टेप के इक्वल होता है। तो अगर रिएक्शन 2 स्टेप में होगा तो 1 इंटरमीडिएट बनेगा। तो जैसे मैं 2 स्टेप रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ कि अगर 2 स्टेप में रिएक्शन होता है तो उसका कैसे ग्राफ होता है। तो देखो इसमें आपके पास क्या होगा, जैसे एक रिएक्शन है तो एक रिएक्टेंट होगा, पहले स्टेप से स्टेप 1 से पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा। तो एक इंटरमीडिएट बनेगा, फिर इस इंटरमीडिएट को क्या होगा, कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में। तो फिर क्या होगा आपके पास प्रोडक्ट, और ये आपके पास होगा स्टेप 2। तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप में। 2 स्टेप में अगर होगा तो एक इंटरमीडिएट बनेगा। तो इसका देखो कर्व कैसा होता है, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से कुछ कर्व आ सकता है, ठीक है। इसमें से ये पीक ऊपर होगा कि ये पीक ऊपर होगा, कुछ कह नहीं सकते, दोनों में से कोई भी पीक ऊपर नीचे हो सकता है, ये हमारे डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। तो ये जो पॉइंट होता है ये होता है आपका रिएक्टेंट। दोनों में से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये पीक भी ऊपर हो सकता है, ये पीक इसके ऊपर भी हो सकता था, हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ये, दिस इज इंटरमीडिएट एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट। तो देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या है, जहां से लेके यहां तक स्टेप 1 है, और यहां से लेके यहां तक ये स्टेप 2 है। तो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। तो जब रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में जाएंगे तो ये पहला ट्रांजिशन स्टेट होगा, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 1। तो ट्रांजिशन स्टेट मतलब जहां पे भी चेंजेस आते हैं बॉन्ड टूटने या बॉन्ड फॉर्म होने के। और ये आपके पास होता है दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 2। तो ये ट्रांजिशन स्टेट 2 होगा। अगर रिएक्शन 2 स्टेप में होगा तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट भी आपके पास कितने होंगे, 2। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कर्व से। तो अब देखो इसमें हमें समझना क्या क्या है, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में क्या क्या समझते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बता दें, तो आप लोग इसको लिख लेना नोटबुक में। सबसे पहले इंटरमीडिएट क्या है, ग्राफ के मिनिमा पे, ये मिनिमा पे है। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, इस कर्व के मैक्सिमा पे है। तो इंटरमीडिएट क्या होता है, कर्व के मिनिमा पे है, और ट्रांजिशन स्टेट क्या है, कर्व के मैक्सिमा पे है। तो इस वजह से दोनों में अगर पूछा जाए ज्यादा स्टेबल कौन है, तो इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल देन ट्रांजिशन स्टेट। तो इंटरमीडिएट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होता है। अब आप ऐसे समझो, अगर मेरे पास एक बॉल है, अगर मैंने बॉल को यहाँ पर रख दिया तो बॉल या तो इधर चला जाएगा या फिर यहाँ चला जाएगा। बॉल को यहाँ पर रोक पाना इम्पॉसिबल है। आप कोई भी बॉल लो, मान लो यहाँ पे मैंने एक बॉल को रखा, तो बॉल को यहाँ आप नहीं रोक सकते, बॉल या तो इधर जाएगा या फिर यहाँ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप रिएक्शन को कभी भी ट्रांजिशन स्टेट पे नहीं रोक सकते। तो मतलब आप या तो यहाँ रोक पाओगे या यहाँ रोक पाओगे या फिर यहाँ रोक पाओगे। रिएक्शन बैकवर्ड आने पे यहाँ पे भी आ सकता है, पर रिएक्शन कभी भी ट्रांजिशन स्टेट पे नहीं रुक सकता है। ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअल में एक इमेजिनरी स्टेट है, जिसका हम लोग मतलब कंफर्म नहीं कह सकते कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं कर सकता, पर हमारे पास ये स्टेट होता है, ये स्टेट होता है, तो हम लोग गेस करते हैं कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि ट्रांजिशन स्टेट को आप आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट मतलब कि आप उसको मतलब रिएक्शन को कभी भी वहां पे नहीं रोक सकते हो। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई स्टेट अनस्टेबल होता है तो उसको आइसोलेट कर पाना या उसको अलग कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, वो एक इमेजिनरी स्टेट है, आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, और रियल में वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, वो हमारा इमेजिनेशन है। पर इमेजिनेशन कैसे करते हैं, ये स्टेट पता होता है, ये स्टेट पता होता है, तो हम लोग गेस करते हैं कैसा होना चाहिए। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैकेनिज्म जो प्रपोज किया जाता है वो ऐसे ही होता है। आप समझो
मैंने जैसे एक रिएक्शन कराया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनाया वाटर। अब बीच में कौन सा बॉन्ड टूटा, कौन सा बॉन्ड जुड़ा, ये हमें नहीं पता होता, हमें दिखता नहीं है, पर हम लोग अलग अलग कंडीशन के हिसाब से रिएक्शंस को करवाते हैं, जिससे हम लोग आइडिया लगाते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, पर रियल में क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। तो वैसे ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग गेस करते हैं कैसा होना चाहिए, रियल में क्या होता है हमें नहीं पता। मैं आप लोगों को इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल समझाता हूँ। देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक बुक, मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कुत्तों पे, मान लेते हैं मैंने एक किताब लाया, मान लेते हैं मैं मार्केट गया और मैं कुत्तों पे एक किताब लेके आया। तो मैंने क्या है कि उस किताब को पढ़ा, तो देखो मैं कुत्तों पे किताब पढ़ रहा हूँ कि कुत्ता क्या सोचता है, कैसा बिहेव करता है, अबाउट मतलब डिफरेंट उसके बिहेवियर के बारे में। पर एक्चुअल में सोचो तो उस कुत्ते ने कुछ भी नहीं कहा, मानो किसी भी कुत्ते ने कुछ भी नहीं कहा, पर उस पर एक किताब लिखी हुई है। तो किताब लिखने वाले ने देखो क्या किया होगा, कुत्ते को अलग अलग कंडीशन पे रखा होगा और उसने उससे गेस किया होगा कि कुत्ता ये सोच रहा है। हम लोग गेस करते हैं कि एक एनिमल ऐसा सोच रहा है, पर रियल में क्या होता है हमें कोई आइडिया नहीं। तो वही सेम रिएक्शन में होता है, रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड टूटता है, कौन सा बनता है, ये हमें दिखता नहीं है। हम लोग क्या होता है अलग अलग कंडीशंस पे रिएक्शंस को कराते हैं, उसके बाद गेस करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो गेस होता है वो सही होता है, और कई बार एक गेस गलत भी होता है, तो फिर हम लोग आगे चल के नए मैकेनिज्म को फिर से प्रपोज करते हैं। तो ऐसा रिएक्शंस में होता रहता है। तो ट्रांजिशन स्टेट को ध्यान रखना है, ये इमेजिनरी होता है, आप इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हो, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। इंटरमीडिएट क्या होता है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा होती है और आप इसको आइसोलेट कर सकते हो। मीन जैसे इंटरमीडिएट में कार्बोकटायन होता है, कार्ब अनायन होता है, तो आप इसको अलग से मतलब अलग कर सकते हो रिएक्शन से, और इसकी इवन आप फ्रीजर में लो टेम्परेचर पे स्टोर भी कर सकते हो। तो इंटरमीडिएट क्या होता है आइसोलेट हो सकता है, और हम लोग इसको अलग से स्टोर भी करते हैं। कई बार हम लोग कोई इंटरमीडिएट को बना के स्टोर कर लेते हैं, जब उसका जरूरत पड़ता है तो उसको हम लोग यूज भी कर लेते हैं। तो इंटरमीडिएट याद रखना है कि वो स्टोर या फिर आइसोलेट भी हो सकता है। अब इसमें देखो कुछ बातों को ध्यान रखना है, जैसे इंटरमीडिएट के बारे में। तो अब क्या होता है टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, तो टोटल देखो क्या होता है 6 टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं। मैंने इंटरमीडिएट के बारे में सारा डिटेल जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखा है। तो अगर आप लोगों को जैसे इंटरमीडिएट के बारे में समझना है तो मैं कुछ दिन बाद जीओसी पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप सारा उसमें पढ़ लेना। तो इंटरमीडिएट के बारे में मैंने सब कुछ पहले से पढ़ा रखा है कि क्या क्या इंटरमीडिएट होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनकी स्टेबिलिटी है, तो पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। तो इंटरमीडिएट एक्चुअल में 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला इंटरमीडिएट होता है कार्बोकटायन, सेकेंड इंटरमीडिएट होता है कार्बन आयन, थर्ड इंटरमीडिएट होता है फ्री रेडिकल। तो कार्बोकटायन में क्या होता है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज होता है। नियरली 50% रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नियरली 50% रिएक्शन में हमारा इंटरमीडिएट होता है कार्बोकटायन। फिर कार्बन आयन में क्या होता है, कार्बन पे माइनस चार्ज होता है। तो ये नियरली 20-25% रिएक्शंस में कार्बन आयन हमारा इंटरमीडिएट होता है। फ्री रेडिकल में क्या होता है, कार्बन पे होता है आपके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो 10-15% में हमारा जो इंटरमीडिएट होगा वो फ्री रेडिकल होगा। इसके बाद इसमें एक आता है कार्बीन। कार्बीन कार्बीन में क्या होता है, कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, और इस पे चार्ज होता है 0, न्यूट्रल। मींस कार्बन में क्या होता है, कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं है, पर ध्यान रखना इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो कार्बन में कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। और फ्री रेडिकल में 3 बॉन्ड और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। कार्बन आयन में 3 बॉन्ड और एक लोन पर, ऑक्टेट इसका पूरा है। यहाँ पे भी 3 बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये 4 हो गए। इसमें फिफ्थ इंटरमीडिएट जो होता है वो होता है बेंजाइन। बेंजाइन में क्या होता है, बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड। तो जब हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन करेंगे तो कुछ रिएक्शंस में हमारे इंटरमीडिएट होते हैं बेंजाइन। और एक लास्ट इंटरमीडिएट जो होता है दैट इज नाइट्रीन। तो नाइट्रीन इंटरमीडिएट में क्या होता है, नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब
नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक बॉन्ड होता है। तो नाइट्रीन में क्या होता है, आपके पास 3 नहीं बल्कि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाइट्रीन में क्या होता है, नाइट्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन में वैसे 5 होते हैं, एक ने बॉन्ड बना लिया, तो नाइट्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक बॉन्ड होंगे, इसका डॉक्टर इनकम्प्लीट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इन 6 के अलावा कभी कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में इंटरमीडिएट ये होता है, फिर कुछ रिएक्शंस में ये होगा, कुछ में ये होगा, और लिमिटेड रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट होंगे। तो इसके इंटरमीडिएट हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे जो हमारा चैप्टर का नाम है अमाइंस, तो लास्ट में इसको पढ़ा जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इन 6 इंटरमीडिएट के अलावा कभी कोई भी इंटरमीडिएट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमें टोटल 6 इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ना होता है। अब देखो, मैंने अभी आपको ये बताया कि रिएक्शन जो होते हैं वो 1 स्टेप में हो सकता है, 1 स्टेप से ज्यादा स्टेप में भी हो सकता है। अब मैं रिएक्शन को फिर से कुछ क्लासिफाई कर रहा हूँ, तो आप लोगों को 9th 10th में भी इवन ये पढ़ाया गया होगा कि आपका रिएक्शंस होते हैं सब्स्टिट्यूशन टाइप, एडिशन टाइप, तो मैं वैसे क्लासिफाई कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला टाइप क्या होगा, पहला टाइप होगा आपके पास एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग रिएक्टर में कुछ ऐड करते हैं। तो जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, तो जैसे डबल बॉन्ड है और मैंने यहाँ पे X और Y को ऐड कर दिया, तो ये एग्जांपल होगा एडिशन रिएक्शन। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, इसमें एडिशन में क्या होता है, कुछ ऐड करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक की जगह दूसरा आके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पे कोई जुड़ा X और ये Y से रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पे क्या बन गया, Y आ गया और X बाहर निकल गया। अगर एक की जगह कोई दूसरा आ जाए, अगर आपने एक को किसी दूसरे से रिप्लेस कर दिया, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक की जगह दूसरा आ जाता है। तीसरे टाइप का जो रिएक्शन होगा, थर्ड टाइप, वो क्या होगा आपके पास, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ एलिमिनेट होगा। तो जैसे क्या हो सकता है, तो हम लोग इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो इससे क्या बनेगा, J और XY बाहर। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन का रिवर्स। ठीक है, तो आप ये भी समझ सकते हो उसका रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे कुछ एलिमिनेट हो रहा है, तो वहां ऐड होता है, यहाँ पे एलिमिनेट। तो ये क्या होता है, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। वैसे रिएक्शन यही मेन 3 टाइप का होता है। कुछ लोग एक टाइप का और भी बताते हैं, तो मैं वो बता देता हूँ, पर मेनली यही 3 टाइप का होता है। फोर्थ होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन को हम लोग कई बार बोलते हैं आपके पास आइसोमराइजेशन, क्योंकि जब स्ट्रक्चर बदलेगा, रीअरेंज होगा, तो आइसोमर भी कहलाएगा, वो क्या कहलाता है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन या आइसोमराइजेशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, ना कुछ ऐड होगा, ना कुछ एलिमिनेट होगा, ना कोई सब्स्टिट्यूशन, बस स्ट्रक्चर अपने आप को रीअरेंज कर लेगा। तो रीअरेंज कर लेगा तो कहलाएगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मींस देखो क्या है, जैसे ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे A और यहाँ पे X और यहाँ पे Y, मान लेते कुछ भी रैंडमली। तो इस वाले कार्बन में A और X जुड़ा है, इस वाले कार्बन में Y जुड़ा है, और यहाँ पे क्या हुआ कि J वाला मान लेते यहाँ पे B है, तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। ठीक है, मीन्स आपस में कुछ रीअरेंजमेंट हो गया, तो कुछ अंदर बाहर नहीं हो रहा, बस रीअरेंजमेंट। तो वैसा करने से क्या हुआ कि देखो B और यहाँ पे आ गया X और इस वाले कार्बन पे आ गया Y और यहाँ पे A। तो यहाँ पे A के साथ जोड़ा था X, यहाँ पे A के साथ जोड़ा है Y। तो अगर किसी रिएक्शन में ना कोई एडिशन होता है, ना कोई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बस रीअरेंजमेंट, मतलब कुछ इधर उधर कुछ चेंज हो गया, तो वो कहलाएगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन और आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इसमें फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, बस क्या होगा कि पोजीशन ऑफ एटम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं 4 मेन टाइप के रिएक्शंस। अब इसमें मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो ध्यान रखना है।
एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन में क्या होता है, आपने पाई बॉन्ड, देखो ये पाई बॉन्ड है और यहाँ पे क्या सिग्मा बॉन्ड, तो आपको पता होगा पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। केमिस्ट्री में एक बात आपको हमेशा याद रखना है, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, हमेशा। बॉन्ड फॉर्मेशन मीन्स एनर्जी रिलीज। तो आपने एक वीक पाई बॉन्ड को तोड़ के दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो ये जो रिएक्शन है ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि एडिशन रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। और अगर एक्सोथर्मिक बोला है तो आप लोग सोचो केमिकल इक्विलिब्रियम, ली चैटरलैंड प्रिंसिपल। तो अगर एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर पे इसका यील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एडिशन रिएक्शन हमेशा प्रिफर्ड होता है कहाँ पे, लो टेम्परेचर पे, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन याद रखना हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक। सब्स्टिट्यूशन में x की जगह y आ गया तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा बॉन्ड टूटा है वैसा बॉन्ड बना है। यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते कि ये एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक, कुछ भी नहीं कह सकते। वैसे यहाँ पे भी कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा। पर इस वाले रिएक्शन इसमें देखो यहाँ आपने क्या किया है, यहाँ आपने स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के क्या बनाया, पाई बॉन्ड। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ रहे हो और बॉन्ड को तोड़ने में क्या देना पड़ता है, एनर्जी। तो ये याद रखना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा, ये बात ध्यान रखना है। ये आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर पे हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन को सपोर्ट मिलेगा। तो अगर किसी रिएक्शन में आपको डेल्टा साइन बनना है, ये हाई टेम्परेचर लिखा है, तो ये कई बार हिंट होता है कि आप एलिमिनेशन करवाओ। समझ में आ रहा है। अगर देखो हम लोग इस चैप्टर में आगे कुछ चीजें पढ़ेंगे, SN1, SN2, E1, E2, बस मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, इनके फुल फॉर्म मैं आगे बता दूंगा। तो इनमें कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा होगा आगे। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर कई बार हिंट भी दिया जाता है हीट के फॉर्म में। अगर हीट दिया है तो क्वेश्चन में ये चाह रहा है कि आप एलिमिनेशन करवाओ, अगर हीट नहीं दिया है तो वो कई बार चाहता है कि आप सब्स्टिट्यूशन करवाओ। एलिमिनेशन रिएक्शन याद रखना है ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा, हाई टेम्परेचर पे हमेशा एलिमिनेशन को सपोर्ट मिलेगा। तो ये रिएक्शन अगर आप करवाना चाहते हो तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो याद रखना है कि हाई टेम्परेचर पे हमेशा एलिमिनेशन को क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये पढ़ लिया 4 टाइप के रिएक्शन। अब कई बार क्या होता है, इन रिएक्शन का भी क्लासिफिकेशन होता है। मैं आपको समझा देता हूँ क्लासिफिकेशन कैसे होता है। मैं एक एग्जांपल से चलो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो एक एडिशन को समझता है, एडिशन रिएक्शन को ऐसे समझ रहे हैं कि नेम की नेमिंग कैसे करते हैं। कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ऐसे वर्ड सुनोगे, ये ज्योग्राफी के वर्ड है। आप लोगों ने शायद सुना होगा लैंड ब्रिज। अरे ब्रिज तो पता होगा, जो ठंडी ठंडी अच्छी सी हवा चलती है उसको बोलते हैं ब्रिज। तो लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ये वर्ड सुने होंगे। लैंड ब्रिज का मतलब क्या होता है, जो एयर लैंड से चलता है उसको बोलते हैं लैंड ब्रिज, और जो सी से चलेगा उसको बोलते हैं सी ब्रिज। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ कि ये सब रिएक्शंस के नेमिंग करते हैं तो आपको हेल्पफुल मिलेगा। तो देखो अगर किसी रिएक्शन, आप लोगों को कुछ तो पता होगा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल नहीं पता होगा तो मैं आगे बताऊंगा। वैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में आगे करेंगे। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसका ऑक्टेट पूरा होता है, जिसपे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी रिएक्शन में पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हुआ, देखो पहले अटैक अगर इलेक्ट्रोफाइल का हुआ तो ऑब्वियस है कि आगे अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा, ये ऑब्वियस है, आगे का नहीं सोचना। पहले अगर किसी रिएक्शन में पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हुआ और उस रिएक्शन में ओवरऑल अगर एडिशन होता है तो रिएक्शन का नाम कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ओवरऑल देखा कि एडिशन हो रहा है और पहले किसने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल, तो नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर देखते हैं कि रिएक्शन में पहले जो अटैक करेगा वही पहले अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, और ओवरऑल हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक की जगह दूसरा आ गया, तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरीके से नेमिंग होती है। अगर हमने किसी रिएक्शन में देखा एलिमिनेशन हो रहा है और पहले अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन। इस तरीके से क्या होता है, नेमिंग होती है। अगर मान लो फ्री रेडिकल है, अगर मान लेते हैं किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और वहां पे होता है सब्स्टिट्यूशन, तो हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ठीक है। तो इस तरीके से नेमिंग होती है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, हमारे पास एक ये है कार्बोनिल कंपाउंड, हम लोग एक कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी आप इसको तोड़ोगे तो इसको तोड़ने से क्या होगा, ध्यान रखना है कि यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस। याद रखना यहाँ प्लस या माइनस। तो अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना हुआ तो यहाँ अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना हुआ तो यहाँ होगा। तो देखो क्या होगा, तो ये सेम मॉलिक्यूल पे, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल पे पहले मैंने अटैक किया न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, यहाँ ये इधर जाएगा तो यहाँ माइनस, और बाद में इलेक्ट्रोफाइल, ये पॉजिटिव लिखा जाएगा, बाद में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और ये मॉलिक्यूल। तो लेकिन अब देखो हो क्या रहा है, पाई बॉन्ड को तोड़ा, अपने न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा, तो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, एडिशन। तो क्या कहलाएगा, कैसा रिएक्शन, एडिशन। ये है एडिशन रिएक्शन। पर अगर आपसे कोई पूछे कैसा एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक, तो पहले अटैक किसका हुआ है, पहले अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का, तो क्या कहलाएगा, ये कैसा रिएक्शन, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। तो जो पहले अटैक करे उससे नेमिंग होती है। अब सेम रिएक्शन हम लोग दोबारा करते हैं, रिएक्शन देखो सेम है, पर जो अटैक हो रहा है उसको मैंने बदल दिया। हो सकता है पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होता है, याद रखना, यहाँ माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इधर ही होगा। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको ही माइनस चार्ज मिलेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक उसी का होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और अब यहाँ पे जाएगा न्यूक्लियोफाइल और आपके पास बनेगा ये मॉलिक्यूल। ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है एडिशन, हो तो एडिशन ही रहा है, पर पहले, और देखो दोनों का प्रोडक्ट भी सेम है, तो प्रोडक्ट से डिसाइड नहीं होता है कि क्या नेमिंग होने वाला है, तो बस प्रोडक्ट से डिसाइड हुआ कि एडिशन हो रहा है। पर पहले अटैक कौन कर रहा है एडिशन रिएक्शन, पर पहले अटैक किसने किया, इलेक्ट्रोफाइल ने, तो इसका नाम होगा आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो समझ में आपको आ गया होगा। तो पहले ये देखते हैं क्या हो रहा है, एडिशन की, सब्स्टिट्यूशन की, एलिमिनेशन, और बाद में देखते हैं कि किसका अटैक है। अगर पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल का तो कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर पहले अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीख लिया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इंटरमीडिएट क्या होता है, वही जो बीच में बनता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में, और इंटरमीडिएट के बारे में मैंने डिटेल में पहले पढ़ा रखा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसके वीडियो लेक्चर में कुछ दिनों बाद रिकॉर्ड करूंगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें पहले क्या पढ़ा भाई, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, इमेजिनरी स्टेट होता है और जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, इसमें आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, और न्यूक्लियोफाइल बेस से कैसे अलग होता है, और इलेक्ट्रोफाइल एसिड से कैसे अलग होता है। वैसे इलेक्ट्रोफाइल में तो इतना स्टडी नहीं करना होता है, मेन हमें समझना होता है न्यूक्लियोफाइल और बेस, कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और बेस क्या होता है, और इनमें डिफरेंस क्या है। बेस के बारे में, बेसिसिटी के बारे में बहुत डिटेल में ऑलरेडी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया गया। हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले से एसिडिक ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर कर रखा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेस में क्या क्या डिफरेंस होता है।